Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss class 10th sample paper of social science. आज हम लोग सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये सैम्पल पेपर जो क्लास 10th का है सीबीएसई का वो हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 2 मार्कर और 1 मार्कर के क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 3 मार्कर 4 और 5 मार्कर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें लगभग सारे बच्चों को दिक्कत आता है वो है मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो कि सैम्पल पेपर में दिया गया है। तो हम लोग पहले इस सैम्पल पेपर को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चंस वगैरह जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन या प्रीवियसली जो भी पूछे गए क्वेश्चन है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। ये हमारा पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर से। कौन से क्लास के? क्लास 10th के इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर से जो कि सीबीएसई ने रिलीज करा है। ठीक है, तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से या बोला जाए कि 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोगों को पैटर्न पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग इस वाले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से या कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के रहेंगे। तो देखो आपका जो पेपर रहेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब टोटल बोला जाए कि 7 पार्ट्स में या बोला जाए कि 6 पार्ट में जनरली क्या होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके। फर्स्ट जो सेक्शन ए में होगा, सेक्शन ए में फर्स्ट से 20 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स के क्या होंगे? एमसीक्यूज होंगे। क्या होंगे? एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद 21 से 24 क्वेश्चन में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 40 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत हार्ड एंड फास्ट लिखना है, नहीं, शॉर्ट लिखना है और बहुत अच्छे तरीके से मतलब 40 वर्ड्स में। अब आप एक्सीड कर सकते हो 50 तक, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब बड़ा बड़ा आंसर इसका लिख दे रहे हो और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में नहीं लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी में जो 25 क्वेश्चन नंबर से 29 क्वेश्चन नंबर तक आप लोगों का वो कितने मार्क्स कैरी होंगे? वो 3 मार्क्स। उसके बाद 30 to 33 आपको वो ईच कितने होंगे? 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आएंगे 34 से 36। उसमें से क्या, उसमें 3 सब सेक्शन भी होंगे अलग अलग, मतलब जिसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और करके। उसमें क्या है कि 4 मार्क्स ईच, मतलब 3 सब क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और केस बेस्ड स्टडीज में उसमें 1 2 3 मतलब क्वेश्चंस उस तरीके का पूछा जाएगा आपको, ऑप्शन वाला। ठीक है, उसके बाद 37 में क्या पूछा जाएगा? मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन या किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कितने मार्क्स के। तो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोग इसी तरीके से हर एक चैप्टर्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक या कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है। वो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 3 नंबर का बन सकता है, 5 नंबर का बन सकता है, 6 नंबर का। आने वाले समय में मैं और भी जो क्लास 10th के बोला जाए कि एसएसटी हो गया, जो हार्ड चैप्टर्स होगा उसको भी हम लोग एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सोशल साइंस से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले स्लाइड से। ठीक है, तो पहले स्लाइड से स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि भाई एमसीक्यू तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कर आना है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि कन्फ्यूजन अगर होगा तो आप गलत करके आओगे, क्योंकि आप वहाँ ऐसा तो नहीं होगा ना आप किसी से पूछोगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए होगा इस वीडियो का, या इस वीडियो का जो भी मैंने यूज़ करा है स्लाइड, अगर उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग इस नंबर पर एक बार मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट हेल्प द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका कंट्रीज? क्या बोला है कि व्हाट हेल्प द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, कि कॉलोनाइजेशन ने किस तरीके से मदद करी, या कॉलोनाइजेशन से, कॉलोनी कॉलोनी का मतलब क्या कि ब्रिटिशर्स वगैरह हम लोगों को क्या कॉलोनी बना करके रखा था, है कि नहीं, ब्रिटिशर्स ने। तो उससे क्या फायदा हुआ खास करके एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन कि इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। क्या जो इंटर गवर्नमेंटल के एक देश से दूसरे देश के बीच में जो पॉलिसीज वगैरह यूज हुआ उसमें फ़ायदा हुआ ब्रिटिशर्स
के द्वारा जो शासन किया गया था। ठीक है। बी में क्या, गवर्नमेंट इनवाइट टू द मदर कंट्रीज फॉर द एक्सपेंशन, क्या कंट्री ने ये बुलाया था? बिल्कुल गलत है भाई, ये भी गलत है। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नंबर सी होगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हुआ और इम्प्रूवमेंट हुआ खास करके ट्रांसपोर्टेशन, और खास करके ट्रांसपोर्टेशन में अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो रेलवेज वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे डेवलपमेंट में, जो कि किसके द्वारा मिला, वो किसके द्वारा मिला था? ब्रिटिशर्स के द्वारा मिला था। उसके बाद डी ऑप्शन से कैपिटलिस्ट ऑफ दिस रीजन्स वांट ट्रेड एंड कॉलोनियल पावर, नहीं, कि हमारे देश के जो कैपिटलिस्ट थे वो चाह रहे थे क्या कि यहाँ पर कॉलोनियल पावर आए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो आई होप सो ये क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो बोला जाता था फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या, कि कुछ भी छापने का अधिकार होना चाहिए कोई भी एक पर्टिकुलर प्रेस के डिपार्टमेंट को, जैसे कोई न्यूज़ चैनल है कि नहीं, न्यूज़ चैनल क्या हो रहा है आजकल, इन्फ्लुएंस होके पॉलिटिकल पार्टी से वो अपनी न्यूज़ को छापते हैं, या बोला जाए कि जिसमें टीआरपी वगैरह ज़्यादा जिसमें मिलता हो, वो उसी चैनल को वो बार या उसी न्यूज़ को वो बार बार चलाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो वो चीज़ नहीं होने के लिए बोला जाए कि उस वक्त से जो बाल गंगाधर तिलक है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के मतलब सपोर्ट में थे, कि प्रेस लोगों को, या जो भी न्यूज़ चैनल्स है या जो भी न्यूज़पेपर्स है उन लोगों को फ्रीडम होना चाहिए कि कुछ भी वो छाप सके जो भी उसे रेलिवेंट लग रहा है। बस ऐसा नहीं हो कि वो नेशनैलिटी के इमेज को डैमेज करे, नेशनैलिटी को मतलब नेशनल के इमेज को डैमेज करे, ठीक है, नेशनल इमेज को डैमेज ना करे, बाकी वो सारा वो चीज़ वहाँ से कंसिडर किया जाता था। तो बाल गंगाधर जी ने कौन से न्यूज़पेपर का मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट करी थी? तो केसरी। ठीक है, आई होप सो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? थर्ड क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट स्लाइड लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, क्या कि पिक्चर दिया हुआ है, ये वाला पिक्चर। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ विच पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आप लोग ये पेंटिंग देखे होंगे अगर किताबों में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मिल जाएगा। ये किन्होंने? राजा रवि वर्मा जी ने पेंट करी है। ठीक है, तो इसमें पेंटर का नाम कौन है? राजा रवि वर्मा जी। तो ये एक क्वेश्चन पेंटिंग से रिलेटेड जरूर आएगा, आप लोगों को याद रखना होगा। पेंटिंग से, या फिर बोला जाए कि इमेज से रिलेटेड, ठीक है, फोटो से रिलेटेड, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसी तरीके से अपनी स्टडी को बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या? अरेंज करने के। अरेंज क्या हो रहा है भाई? अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या कि आप उसको कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें घटी थी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है। पहला क्या? प्रिंट कल्चर क्रिएटेड इन कंडीशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहला काम क्या हुआ था? प्रिंट जो कल्चर आया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था। मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। क्या जो मार्टिन लूथर का राइटिंग था, जो वो लिखते थे, उससे जो प्रोटेस्टेंट था, मतलब जो प्रोटेस्ट करने आते थे कि जो क्या सही है क्या गलत है, या मैनुचिवा री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। क्या जो मैनुचिवा है उन्होंने री इंटरप्रेट करा कि भाई बाइबल में आखिरकार मैसेज क्या देना चाह रहा है, या बाइबल किस तरीके से, मतलब एक तरीके से रीइनोवेट किया गया। किसको रीइनोवेट किया गया? बाइबल को। फिर फोर्थ क्या है कि जोहान गुटनबर्ग इन्वेंटेड अ प्रिंटिंग प्रेस। जोहान गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन करा था। तो सबसे पहले आंसर क्या होगा? मैंने दे रखा है यहाँ पर, पहला इसका आंसर होगा डी। पहला होगा सबसे पहला फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट। कौन वाला पार्ट? फोर्थ में ये वाला पार्ट हमारा पहला होगा। उसके बाद आता है सेकंड, मतलब उसके बाद ये मार्टिन लूथर किंग वाला। उसके बाद आता है थर्ड, जो मैंने को इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ बाइबल। उसके बाद लास्टली क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो प्रिंट कल्चर था उसके द्वारा कंडीशन
फ्रेंच रेवोल्यूशन पर क्रिएट किया गया था। आई होप सो ये बात भी क्लियर होगा। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर इसे करना होगा, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में भी करना होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या, आइडेंटिफाई द क्रॉप्स विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि कौन से क्रॉप्स के बारे में बात किया जा रहा है कि जो ग्रो हुआ होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन पर, मतलब कंडीशन बताया गया है, तो उस कंडीशन में कौन से क्रॉप्स जो हैं या कौन सी क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती है। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड इन बोथ फूड एंड फूडर, मतलब जो खाने के लिए और खिलाने के लिए दोनों में इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स अ टेम्परेचर बिटवीन, ये क्या है, खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा लेता है इन द कंपेयर टू अदर क्रॉप्स, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा एक्सीड होता है इसमें। इट ग्रो वेल इन द ओल्ड एलुवियल सोयल, ओल्ड एलुवियल सोयल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक खादर बोलते थे, एक भांगर बोलते थे, है कि नहीं, खादर और भांगर, बी BHANGR, खादर और भांगर, है कि नहीं। तो ये बात, तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल दो तरीके के होते थे, खादर और भांगर, ठीक है। तो ये जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल में ज़्यादातर होता है और यूज इन अ मॉडर्न इनपुट्स एंड हैव कंट्रीब्यूटेड द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स, और उसकी वजह से क्या हो गया कि इंक्रीज होता है प्रोडक्शन। तो ये कौन सा क्रॉप्स है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं कंफ्यूजन होना है, इसमें आंसर क्या होगा, मेज, ठीक है, भुट्टा। आई होप सो ये बात भी क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा, देखिए आप लोगों को मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और उसी तरीके से अगर आप लोग बनाए रखिएगा अपनी मोटिवेशन को, तो आप लोग अच्छे तरीके से रिजल्ट ला पाइएगा। अगर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग हमारे इस नंबर पर एक बार मैसेज कर आप लोग कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट, कि कौन से ऐसे इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो फॉरेस्ट के बारे में करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मोर देन द हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, कि अगर हाफ ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब अगर जो टोटल, अगर मान लो कि 100 स्क्वायर किलोमीटर पर है, ठीक है, तो उसमें से 50 स्क्वायर किलोमीटर अगर वो रिजर्व्ड है तो क्या होगा, वो क्या बोलेंगे हम लोग, रिजर्व फॉरेस्ट बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। तो ये सही है, इज नॉट करेक्ट, मतलब कि जो करेक्ट होगा उसको रहने देंगे, नॉट करेक्ट होगा उसको बता देंगे, ठीक है। अब बी में क्या, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसे बोलते हैं, कि रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट, कि अगर रिजर्वेशन 1/3 है तो उसका मतलब क्या, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, बिल्कुल सही है। सी में क्या होगा, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कि जो भी अनक्लास्ड फॉरेस्ट होगा, कि जो रिजर्व किया गया हुआ है, कि मतलब क्या, कि वो भारत सरकार के द्वारा या कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो वो चीज़ क्या हो गया हमारा, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये भी सही है। तो गलत क्या होगा, परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट का देख लेते हैं एक बार, कि रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, बिल्कुल गलत है, ये कोई तुक ही नहीं बनता है, ठीक है, ये पूरा गलत है। इन द सेंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, 7th पर। 7th में मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, क्या है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में एक तरफ रिसोर्सेज दिया गया है, एक तरफ एग्जांपल्स, कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उससे पर्टिकुलर कौन कौन से एग्जांपल सही है या गलत है, आप बताओ। इसमें ऑप्शन इस तरीके से, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, अपना जनरली से यहाँ ए लिख लोगे कि आपके हिसाब से क्या क्या लग रहा है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स कौन लग रहा है, जो रिन्यू हो सकता है। अब रिन्यू कौन हो सकता है भाई, रिन्यू हो सकता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हाँ रिन्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कि फॉरेस्ट को आप लगाओ और वाइल्ड लाइफ को अगर अच्छे से प्रोटेक्ट करो तो वो रिन्यू हो सकता है। तो इन द सेंस क्या, कि जो ए है, ए का क्या किससे रिलेटेड है, वन से, ठीक है। बी, अब बी का देख लेते हैं, क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिन्यू नहीं किया जा सकता है, एक बार खत्म हो गया, मतलब एक बार उसे यूज कर लिया गया, यूज, फिर उसके बाद फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब रिन्यू नहीं कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते हैं भाई, तो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। आप पेट्रोल और डीजल को एक बार इस्तेमाल कर लो, फिर आप उसे रिन्यू कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर आपको जमीन के अंदर से निकालना ही होगा। तो मतलब क्या होगा, बी का 4 हो जाएगा। फिर 3 क्या, नेशनल रिसोर्स क्या कौन कौन से होते हैं, कि जो नेशनल रिसोर्स होते हैं, तो नेशनल रिसोर्स सी ऑप्शन को अगर देखा जाए तो नेशनल रिसोर्स क्या, सॉरी
यहाँ पर ए का आया था 1 और बी का आया था 4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सी। नेशनल रिसोर्स किससे रिलेटेड है भाई? नेशनल रिसोर्स रिलेटेड है 3 से, मतलब क्या, रोड, कैनाल और रेलवे, कि वो सब क्या है, रोड वगैरह किसका रहता है, जैसे बोलते हैं एनएच है, नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे आप समझते होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे को, वो सरकार का है, मतलब नेशनल का वो संपत्ति है। रेलवे भी उसी तरीके से, कैनाल वगैरह भी उसी तरीके से। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सी का थर्ड ऑप्शन। तो अगर आप लोग इतना भी कर लिए हो ना और इंटरनेशनल वगैरह नहीं किया हो, तो लास्टली क्या बच गया, डी बच गया, और ये डी बच गया, तो आप लोग क्या, सेकंड ऑप्शन। तो इन द सेंस, अगर आप मान लो कि आप ये दोनों आप लोग जान रहे हो, क्या यही दोनों आप लोगों को पता है, तो इन दोनों सेंस 1 और 4 है ना, तो ए का 1 देखो, ए का 1 इसमें भी है, ए का 1 इसमें भी है। ठीक है, बी का 4 इसमें भी है, बी का 4 इसमें, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मतलब ये दोनों तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब अब थर्ड किए तो सी का थर्ड, सी का थर्ड और डी का सेकंड, तो ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों कट गया ना, दो ही। अगर आपने दो बनाया तो ये दोनों ऑप्शन कट गया, तो आप लोगों का ज़्यादा चांस बनता है कि बाद में से एनालाइज करें। तो आप लोग ऑप्शन से ये सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, तो आई होप सो ये भी क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, अंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द बेल्जियम, कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किस तरीके से था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप इनकरेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कि पावर शेयरिंग से रिलेटेड जो बेल्जियम में था, कि क्या, कि पावर शेयरिंग था इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी था सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट नहीं है, मतलब जो इनकरेक्ट है, तो ये क्या है, करेक्ट है। सेपरेट गवर्नमेंट ऑफ फॉर ब्रुसेल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी, हाँ सेपरेट था ब्रुसेल्स के लिए, क्लियर। थर्ड क्या, स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोला जा रहा है, कि स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था एक तरीके का, या सबऑर्डिनेट के रूप में काम करता था, बिल्कुल नहीं काम करता था, वो अलग तरीके से अपना ड्यूटी निभाता था। तो फोर्थ वन क्या हो गया, तो मतलब ये इनकरेक्ट है, डी, सी, सॉरी सी। और डी में क्या दिया, कम्युनिटी ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, बिल्कुल, कि जो भी कम्युनिटी गवर्नमेंट होता था वो इलेक्ट किया जाता था बिलोंगिंग टू द वन कम्युनिटी गवर्नमेंट, कहाँ, खास करके बेल्जियम में। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये आपने अगर वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो हाई होप सो ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। देखो 3 तरीके का लेजिस्लेशन होता है, जो कानून बनाया जाता है सरकारों के द्वारा। पहला होता है जो स्टेट लिस्ट में आता है, क्या, स्टेट लिस्ट में। और दूसरा क्या होता है, सेंटर लिस्ट में। सेंटर लिस्ट में मतलब जो भारत सरकार बना सकती है। और तीसरा आता है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट का मतलब होता है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें भारत सरकार और स्टेट, मतलब स्टेट सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो दोनों मिलकर कोई भी उस पर कानून बना सकती है। तो ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल और स्टेट का मुद्दा कौन सा है, कि मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें सेंटर भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकता है। लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन, नन अदर देन एजुकेशन। देखो फॉरेस्ट होता है तो फॉरेस्ट एक कंट्री का वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, बैंकिंग से रिलेटेड अलग प्रॉब्लम है, सेंट्रल बनाएगा, और ट्रेड से हर स्टेट अलग अलग बनाता है, ठीक है। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, और आई होप सो ये भी क्लियर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 10th नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप एक बार देखते चलिए, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है फेमिनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। तो ट्रू कौन सा इसमें ये करना है, ठीक है, इसमें रॉन्ग ऑड आउट नहीं करना है, क्लियर। तो इसमें कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट, पहला ए है, अ ग्रुप विच फेवर्स गिविंग मोर पावर टू द वर्किंग वुमेन्स एट अ रूरल एंड अर्बन एरियाज। क्या जो वैसे ग्रुप को हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट में बताया गया था क्या, कि जिसके थ्रू कि जो वुमेन वर्किंग वुमेन है खास करके रूरल और अर्बन में, उनको एज अ बोला जाए कि फेमिनिस्ट मूवमेंट में बताया गया था, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड क्या, अ मूवमेंट दैट बिलीव्स इज गिविंग एक्सक्लूसिव राइट टू द फीमेल्स इन द अर्बन एरियाज, क्या एक्सक्लूसिव राइट्स, एक अलग तरीके का राइट्स देना चाहिए किसके द
किनको? फीमेल्स को जो अर्बन एरियाज में रहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कट गया। ठीक है, यहाँ एक बात जरूर याद रखना है कि कौन सा ट्रू है उससे रिलेटेड। सी क्या है? रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। मतलब क्या कि पर्सनल लाइफ और जो फैमिली लाइफ है उन दोनों में एक इक्वालिटी होना चाहिए वुमेन्स को लेकर, उसके लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया गया था। बिल्कुल सही जवाब। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन द, और फोर्थ क्या था? वो भी गलत था हमारा। इन प्रैक्टिस इज अ प्लेसिंग ऑफ फेमिनाइन एंड मस्कुलिन पॉइंट इन अ व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये यहाँ करेक्ट होगा। 11th नंबर क्वेश्चन में क्या लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 बोला? ये बोला कि विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच हुआ है। ठीक है, अब करेक्टली मैच होने का मतलब है ए में अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको क्या बोलते हैं? एनडीए। भी थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा। कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट, बिल्कुल गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया रीजनल पार्टी है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या कि मिजोरम नेशनल फ्रंट, बिल्कुल यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, बिल्कुल गलत है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बीजेपी के साथ अदर पार्टी गठबंधन पर आकर, अदर पार्टी आकर अगर सरकार बनाती है, ठीक है, सरकार बनाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बीजेपी अगर अकेले बनाएगी तो हम लोग बोलेंगे बीजेपी गवर्नमेंट, नहीं तो क्या बोलेंगे? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस अगर अकेले सरकार बना रही है तो फिर तो वो क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हो गई। लेकिन यूपीए की सरकार मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए की सरकार कब होगी? जब कांग्रेस प्लस अदर पार्टीज मिलकर सरकार बनाएगी कोई भी स्टेट्स में, या कोई भी स्टेट या हमारे देश में जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तब। ठीक है, तो आई होप सो ये भी बात आप लोगों का क्लियर होगा। दोनों का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जोश नहीं कम होने देना। ठीक है, ऑप्शन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड असर्शन ए एंड रीजन 1, कि असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन में क्या बोला है कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये टॉपिक का नाम है, अगर आप लोगों को पता होगा। असर्शन ये दिया गया है, तो क्या रीजन सही है कि डेमोक्रेसी हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर? तो बिल्कुल सही है। बोथ ए मतलब असर्शन एंड आर ट्रू, मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब क्या बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब जो असर्शन का है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया एक तरीके से, उसका जो रीजन दिया गया है वो भी सही है। मतलब कोई भी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, रेगुलर इलेक्शन हो रहा है, और डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या रेगुलेशन के हिसाब से डिसीजन लिया जा रहा है। और वो कहाँ होता है? वो क्या क्या होता है? क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबल भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, लेजिटिमेट होती है। क्लियर? तो आई होप सो ये भी पॉइंट क्लियर होगा, दोनों करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पर। 13th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वॉज प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर्ड बाय श्रीलंकन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन से रिलीजन को, ज़्यादा तवज्जो किया गया है, या बोला जाए कि थोड़ा सा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जैसे हमारा देश है, अगर मैं बोलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोला जाए कि इंडिया का, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी रिलीजन को प्लेस नहीं दिया गया है। मतलब ये रिलीजियस कि भाई ये हिंदू का कॉन्स्टिट्यूशन है, या हिंदुइज्म पर बेस्ड है, या मुसलमानों पर बेस्ड है, या सिख पर, या ईसाई पर। हमारा क्या सेक्युलर, एक सेक्युलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मतलब सिक्योर देश है हमारा इन द सेंस, सारे रिलीजन से किसी एक रिलीजन को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, क्योंकि हमारा देश ये माना जाता है कि भाई सेकुलरिज्म कंट्री है हमारा। ठीक है, तो लेकिन श्रीलंका में क्या किया गया था? श्रीलंकन जो है, श्रीलंकन के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें कौन से रिलीजन को ज़्यादा तवज्जो दिया गया, या किस पर बेस्ड किया गया ज़्यादा? बुद्धिज्म को। क्या? बुद्धिज्म। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन भी आसान है, अगर आप लोग देखो तो रीड द फॉलोइंग डेटा एंड फाइंड आउट द चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैव अटेंडेड द मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, की एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो भी 14 से 14-15 साल के जो भी बच्चे होते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स में,
मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर किस स्टेट में या कौन सा स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अटेंडेंस रहता है, मतलब लोग अटेंड करते हैं स्कूल्स को अटेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें अटेंडेंस नहीं करते हैं, स्कूल को अटेंड करते हैं। वो कौन सा स्टेट ज़्यादा है? तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, तो इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो 1000 लाइव बर्थ पर जितने का डेथ होता है जितने बच्चों को, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो सबसे इसमें ज़्यादा किस में है? 32 बिहार में है, 31 इसमें है। पर कैपिटा इनकम सबसे लो बिहार में है। और एज पर द 2020 एंड 2021 सर्वे के अनुसार हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा है, मतलब पर कैपिटा इनकम हरियाणा में ज़्यादा है। लिटरेसी रेट कहाँ ज़्यादा है? 82% कहाँ पर है? हरियाणा में। 94% कहाँ पर है? केरला में। बिहार में 62% है। बिहार अभी भी बहुत पीछे है। तो अगर इसी में आ गया कि लोअर किस में भाई, लोअर लिटरेसी रेट किस स्टेट में, तो बिहार में। इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना। नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है, कि पर 100 बच्चों में से जो एलिमेंट्री बच्चे जाते हैं, मतलब प्राइमरी से एलिमेंट्री जाते हैं, देखो प्राइमरी होता है, फिर एलिमेंट्री होता है, फिर सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी से जो एलिमेंट्री में जाते हैं 100 बच्चों में से, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो कन्वर्ट होते हैं 83 बच्चे जाते हैं कहाँ? केरल में। तो हमारा आंसर क्या होगा? केरला, ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप सो ये बात क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या दिया है? टेबल दिया हुआ भाई। टेबल को एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें क्या बोला है? कैटेगरी एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में बात किया। लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन कितना है? 76% मेल है। रूरल के बात किया जाए मतलब क्या? गाँवों का। और 54% क्या है? फीमेल है। जो लिटरेट है इनको पढ़ना लिखना आता है। लिटरेसी रेट फॉर द, हमारे देश का भी ना एक बहुत बड़ा दुविधा है कि भाई जिसे लिखना और पढ़ना आता है उसको लिटरेट में काउंट कर लेते हैं। कोई प्रॉपर एक नॉर्म्स नहीं है या डिग्री नहीं कि इतना अगर डिग्री कर लिया वो तो फिर वो पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है। हमारे देश में पॉलिटिशियन ही पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, पढ़ा लिखा बेवकूफ़, ठीक है। तो आई होप सो ये बात भी क्लियर होगा। सेकंड क्या है? लिटरेसी रेट ऑफ द रूरल चिल्ड्रेन इन एज ऑफ 10 to 14, कि लिटरेसी रेट जो 10 to 14 में है उसमें कितना है? 90% किस में है? मेल पॉपुलेशन में, 87% फीमेल में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन की परसेंटेज जो अटेंडिंग स्कूल करते हैं, जो स्कूल को अटेंड करते हैं वो 85% है मेल में, 82% फीमेल में। तो यहाँ पूछा गया हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल, मतलब जो गर्ल्स हैं वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। अटेंड वाला कौन सा है? ये वाला पार्ट है कि 10 से 14 उसमें से गर्ल्स कितने अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो गर्ल अटेंड 82% कर रहे हैं, इसका मतलब कितने परसेंट नहीं कर रहे हैं? 100 माइनस 82 कर दो, कितना आ गया? 18%। आंसर क्या होगा? 18% जो लड़कियां हैं वो यूपी में स्कूल को 10 से 14 साल के बीच में अटेंड नहीं करती हैं। आई होप सो 15 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोगों को ये बहुत ही फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देखिएगा अच्छे तरीके से। फाइंड आउट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑड वन इसमें करना है टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर, पॉटर, ठीक है। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर्स एंड लॉयर्स, ये सब एक साथ ही अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है इन द सेंस ये सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसमें ऑड वन कोई नहीं है, ठीक है। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर्स, पुलिसमैन, मतलब ये सब नौकरी से रिलेटेड है। ये सभी के भाई डॉक्टर प्रोफेशन है। वेजिटेबल्स वेंडर ये भी एक तरीके का प्रोफेशन है, एक लॉयर भी है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन। इसमें क्या आ गया? एक दूरदर्शन मतलब टीवी चैनल आ गया है कि नहीं, तो ये और एक मेट्रो, तो ये कुछ अलग आ गया, इसकी वजह से ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑड का है डी। फिल इन द ब्लैंक 17th क्वेश्चन। प्राइवेट सेक्टर, अगर बोला जाए सेक्टर के वाइज में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिल्कुल कि नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या, कोई भी देश अगर बोला जाए तीन तरीके का नेचर होता है उसके इकोनॉमी का, जिसमें एक होता है प्राइमरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल जिसमें निकाला जाता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिर उस प्रोडक्ट को कम अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट वगैरह किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्सरी सेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसके अंदर आता है, तो ये क्या? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि भाई कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब फॉर्मल सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज मतलब जो ये ठेले वेले पर काम करते हैं, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनफॉर्मल, क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल। तो किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, नौकरी से रिलेटेड है, ठीक है।
जो अच्छे कंपनी में काम कर रहा है बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, जो अच्छे सेक्टर में नहीं कर रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब आते हैं 18th क्वेश्चन पर। क्या है 18th क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, जो कॉन्सेप्ट समझने में आप लोगों को मजा आएगा। क्या रोहन हैज टेकन, क्या बोला है कि करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए, जो भी स्टेटमेंट दिया गया, इंफॉर्मेशन दिया गया। रोहन हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक। मान लो कि एक रोहन है, क्या रोहन है, कौन सा है, वेरी गुड रोहन, रोहन ने 5 लाख रुपए ले लिया, वेरी गुड भाई, 5 लाख रुपए मिल गया, बहुत बड़ी बात है रोहन को, 5 लाख रुपए मिल गया भाई रोहन को। और वो किससे लिया, बैंक से लिया, क्लियर, बैंक ने दिया। अब उसके बाद क्या, एट द रेट ऑफ टू परचेज अ हाउस ऑन 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि जो रोहन है वो क्या खरीद सके, घर खरीद सके, ठीक है, हाउस खरीद सके, उसके लिए, ठीक है, लोन दिया गया। कितने परसेंट पर, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया गया, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया गया, 12% चार्ज किया गया। यहाँ तक क्लियर होगा। ही हैज टू सबमिट अ पेपर ऑफ अ न्यू हाउस एंड सैलरी रिकॉर्ड टू द बैंक। अब ये कहीं काम कर रहा होगा तो दो चीज इसे अब बैंक के पास रखना होगा, या सैलरी, एक सैलरी रिकॉर्ड कि आप कितना महीना में कमा रहे हो, और साथ ही साथ उसे क्या, न्यू हाउस को भी, न्यू हाउस को भी उसका दोनों का पेपर क्या होगा, सबमिट करना होगा बैंक को, तभी तो वो दिखाएगा ना कि मैं पे कर पाऊंगा ये बाद में। तो व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड, कि ये दोनों जो और जो न्यू हाउस को एक तरीके से ये गिरवी रखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलेट्रल, कोलेट्रल पेज, ठीक है, कोलेट्रल पेज, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, कोलेट्रल। इंटरेस्ट रेट तो बिल्कुल नहीं होगा, कि उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इंस्टॉलमेंट होता है जो महीने में आप बाद में उसको चुका रहे, प्रिंसिपल अमाउंट कि जितना अमाउंट का आपने लिया, जैसे 5 लाख रुपए का यहाँ लोन लिया था तो 5 लाख रुपए इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट रेट 12% था। तो कोलेट्रल का मतलब कि जो भी आप गिरवी रखे हुए हैं। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 18 भी क्लियर होगा। अगर जो भी कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बता सकते हैं, ठीक है, इसमें डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं। ये हमारा फेसबुक चैनल है, या बोला जाए कि फेसबुक पेज है, और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाता है। 19th question, which of the following international agency allows a free trade and work on a mutual trade between the countries। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एजेंसी है, जो कंट्री 1 और कंट्री 2 के बीच में जो फ्री ट्रेड, या बोला जाए कि एक म्यूचुअल ट्रेड, या तो फ्री ट्रेड प्रोवाइड हो रहा है, या फिर क्या, म्यूचुअल ट्रेड, मतलब आपस में ट्रेड करने में मदद करता है। म्यूचुअल ट्रेड मतलब व्यापार करने में, मतलब बिजनेस करने में, बिजनेस करने का मतलब एक्सपोर्ट करने में या फिर इंपोर्ट करने में। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सामान को बाहर ले जाने में, बाहर दूसरे कंट्री में ले जाने के लिए। इंपोर्ट मतलब आप बाहर कंट्री से अपने देश में ला रहे हो। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, नन अदर देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी एक बार आप लोग लिख लेना, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IMF नहीं होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं होगा, UPU भी नहीं होगा, FAO भी नहीं होगा, फूड से लेना देना इन लोगों का। तो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फ्री, एक बोला जाए क्या, फ्री ट्रेड प्रोवाइड कराने में, या फ्री एक देश से दूसरे देश में ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने में मदद करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब ट्रेड कराने में मदद करता है। आई होप सो ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 20, जो हमारा लास्ट है एमसीक्यू का पार्ट का, है कि नहीं, एमसीक्यू का पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन देखो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था हमारे देश में। क्या, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म लाने के बाद तो ये बोला जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, क्यों लाया गया था, कि ताकि हम लोग अपने इकोनॉमी को क्या कर सकें, ओपन कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट पर ध्यान दे सकें, और ताकि बाहर का कंपटीशन भी हमारे देश में आए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा सा देखो ऑप्शन, आंसर क्या है, ए होगा इसमें 1 और 2, आंसर क्या होगा 1 और 2 से लेना देना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या, बैरियर, कि जो भी बैरियर है गवर्नमेंट का वो हटा देगी, और अच्छे तरीके से कंपनीज वगैरह आ पाएगा बाहर का, और हमारे देश का भी बाहर जाकर सेटअप कर सकता है। सेकंड, फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्रीज, बिल्कुल, ग्लोबल हो गया, ओपन इकोनॉमी हो गया, मतलब बाहर का कंपनी हमारे देश में आके वो सेटअप कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड देख लेते हैं,
हैज इनेबल ऑल द कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। इनेबल क्या, सरकार बोलेगी तब करेगा वो क्या, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये दादागिरी वाला नहीं काम चलेगा, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, हैज लेसन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन, क्या लेस हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो फॉरेन ट्रेड होता है। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो पैसा कोई दूसरा देश अगर हमारे देश में आके इन्वेस्ट कर रहा है उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड। अगर बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड अच्छे तरीके से हो रहा है। तो बाहर का अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आ रहा है हमारे देश में ट्रेड की फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं, एमसीक्यू आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चंस पर, जो कि पार्ट बी है, ठीक है, सेक्शन बी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन बी, किस पॉइंट से भाई, सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम, क्योंकि देखो अगर इसी तरीके से आप लोग तैयारी करोगे तभी आप लोगों का वो मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि आखिर में आप लोग पढ़ते हो वो मुझे पता है भाई, आप लोग साल भर नहीं पढ़े होगे उतने अच्छे तरीके से, इसमें से 80% बच्चे में से अगर जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा भी है उसके लिए ये रिवीजन का काम करेगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ध्यान देकर इसे चलिएगा। और इसी पैटर्न पर मैं और सारे सैम्पल पेपर्स डिस्कस करूंगा, क्लियर। सेक्शन बी, सेक्शन ए में एमसीक्यूज थे, और इसमें क्या वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 2-2 मार्क्स करेंगे, और मिनिमम आपको 40 वर्ड्स में लिखने होंगे, ठीक है, मिनिमम 40 वर्ड्स में। इसी तरीके से लेकर आप लोग चलो। एनालाइज एनी 2 फैक्टर दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929, कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है, उसका 2 फैक्टर बताओ जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कि 2 वजह बताओ कि जिसकी वजह से अमेरिका में क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब वहां पूरा क्या हो गया था, डॉलर इतना गिर गया था कि वहां की इकोनॉमी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था अमेरिका के लिए। तो वहाँ के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त। तो पहले क्या, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेंड अ प्रॉब्लम, कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो जा रहा था। अब मान लो एग्रीकल्चर आप लोग खाने वाले हो 50 केजी, ठीक है, आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो 150 केजी, तो क्या होगा, सस्ता हो गया कि नहीं, बहुत सस्ता हो गया। अगर सामान बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में तो वो सस्ता हो गया, एंड इट वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग द एग्रीकल्चर प्राइस। इसकी वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चर का प्राइस कम हो गया था। अब एक बार एग्रीकल्चर का प्राइस कम हो जाता है तो क्या होगा, किसानों को कितना नुकसान होता है कि नहीं, तो उसका इम्पैक्ट तो पूरे इकोनॉमी में पड़ता है ना भाई, क्योंकि खाना पीना तो कोई छोड़ नहीं सकता है। सेकंड क्या है, कि एज अ प्राइस slumped एंड एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइंस, farmers tried to expand production and bring a larger volume of produce to the market but it pushed down the price। क्या, कि जैसे ही जो प्राइस हुआ वो गिरा और एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन हुआ, मतलब जो फार्मर्स का था इनकम डिक्लाइन हुआ, तो वो क्या करने लगा कि वो ट्राई करने लगा कि जाके हम लार्जर वॉल्यूम प्रोड्यूस करें और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कम दामों में बेचें, ठीक है, प्राइस कम करके बेचें। लेकिन लोग तो उतना ही खरीदेंगे ना जितना ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा लोग नहीं खरीदने लगे। तो इसकी वजह से पहला प्रॉब्लम क्या था, एग्रीकल्चर में ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा क्या प्रॉब्लम था अगर बोला जाए, देखो सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया, लेकिन 2 पॉइंट आप लोगों को यहाँ से छाट कर लिखना है। इन मिड 1920 अगर मिड 1920 में बात किया जाए 1925 के आसपास, मेनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन्स फ्रॉम द यूएसए, कि बहुत सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले रखा था कहाँ से, यूएसए से। इट वाज एक्सट्रीमली इजी टू रेज अ लोन इन द यूएसए, बहुत इजी प्रोसेस था जिसके थ्रू यूएसए से लोन हो जाता था और दूसरा कंट्री आराम से जो भी अनदर कंट्री था वो ले लेता था, ठीक है। व्हेन द गोइंग वाज गुड, उस वक्त तो अच्छा चल रहा था। लेकिन बट द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 कंट्रीज दैट डिपेंडेंट क्रूसली ऑन द यूएस लोन फेस्ड एक्यूट क्राइसिस। अब अचानक से क्या हो गया, यूएस की इकोनॉमी डाउन चली गई और उसकी वजह से क्या हो गया कि सब देश, जितने भी सारे देश जो भी यूएसए से पैसा लिए थे उनका भी इकोनॉमी क्रैश हो गया। तो विड्रॉवल ऑफ यूएस लोन अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ही कि भाई अब मैं लोन नहीं देने वाला हूँ, अब लोन मुझे जो पैसा है वापस चाहिए, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसे क्या करना है कि सरवाइव करना है उसकी कंट्री को। तो डिफरेंट वे इन द यूरोप, और यूरोप में एक बहुत बुरा असर पड़ा जिसकी वजह से जो एक स्मॉल मेजर बैंक्स था वो कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स ऑफ करेंसी एंड सच एज ब्रिटिश पाउंड, और ब्रिटिश जो इकोनॉमी था या बोला जाए बैंक ऑफ इंग्लैंड था वो भी बहुत इम्पैक्ट किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
तो फिर बाद में जाकर इसे रिवाइव किया गया। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो फैक्टर, एक तरीके से बोला जाए कि भाई जो लोन वगैरह दे रहा था, है कि नहीं, क्या क्या, अगर दो चीज इसमें निकाला जाए इस वाले आंसर्स में, तो एक क्या कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, और साथ ही साथ 1928 में जो लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा था कौन, यूएसए, उसकी वजह से इंग्लैंड का बैंक, खास करके यूरोप बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ था, उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा इंग्लैंड पर भी, और जो इकोनॉमी था ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया। आई होप सो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब 22nd पर आते हैं, ठीक है, 22nd क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब जो एमसीक्यू है और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले पीडीएफ में भी हम लोग आगे लेकर चलेंगे। मेंशन द प्रोविजन दैट कॉन्स्टिट्यूट द इंडिया इनटू अ सेकुलर कंट्री, कि भाई बताओ कि कौन कौन से प्रोविजन बताती हैं कि हमारा जो देश है वो एक सेकुलर देश है, मतलब एक सभी तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब कोई भी रिलीजन को फोकस नहीं किया जाता है, सबको इक्वालिटी दिया जाता है। तो आप बताओ कि कौन कौन से प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो पहला, देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन द इंडियन स्टेट, कोई भी हमारे देश में ऑफिशियल नहीं, जैसे पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में किसके बेस पर बनाया गया कि बोला जाए कि इन द सेंस कि मुस्लिम्स पर, ठीक है, मुस्लिम्स पर ज़्यादा कि हम मुस्लिम्स को फोकस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे देश में ऐसा नहीं है, संविधान में, संविधान को सेकुलर रखा गया है भाई, नो ऑफिशियल रिलीजन। फिर अगर श्रीलंका के बारे में बात किया जाए, श्रीलंका में क्या, बुद्धिज्म को, ठीक है, तो ये बात याद रखना है, श्रीलंका बुद्धिज्म। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस ऑफ एनी रिलीजन, पहला पॉइंट कि रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, मतलब क्या कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, की कोई भी रिलीजन वो चुन सकता है, एंड नॉट टू फॉलो एनी, हो सकता है किसी को भी ना फॉलो करे, कोई भी रिलीजन को फॉलो ना करे, हो सकता है कि किसी भी रिलीजन को वो चूज कर सकता है। इसमें कोई नहीं है कि एक कोई कम रिलीजन फॉलो कर रहा है, कोई ज़्यादा रिलीजन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये छूट मिला गया, ये छूट दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बताता है कि हमारा कंट्री क्या, सेकुलर कंट्री है। आई होप सो कि क्या बताएगा कि हमारा देश सेकुलर है। उसके बाद आता है पॉइंट कि सेकुलरिज्म इज एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री। हमारे देश में सेकुलरिज्म एक आइडिया है जिसके थ्रू एक हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का नींव रखा गया था, फाउंडेशन रखा गया था हमारे देश का। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि आप रिलीजन के आधार पर बंटवारा नहीं कर सकते, मतलब रिलीजन के आधार पर आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम पढ़ नहीं सकते हो इस स्कूल में, तुम मुस्लिम हो तो इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल नहीं। फिर फिफ्थ पॉइंट के एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर द इक्वालिटी विद इन द रिलीजन कम्युनिटी, क्या कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो स्टेट्स को भी, स्टेट्स मतलब राज्य सरकार को भी बोला गया था कि वो भी रिलीजियस कम्युनिटी पर अगर कोई भी अगर वायलेंस वगैरह हो रहा है तो उसमें आकर वो कानून वगैरह बना सकती है और लॉ एंड ऑर्डर को टाइट रख सकती है और उसके हिसाब से वो काम कर सकती है। तो आई होप सो इतने इतने सारे पॉइंट क्लियर होंगे कि वो क्या बताने के लिए कि हमारा देश सेकुलर देश है। आई होप सो 22nd वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब 23rd क्वेश्चन क्या था, 23rd क्वेश्चन था हमारा, सजेस्ट एनी टू वेज टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया, कि दो को ऐसा तरीका बताओ जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। देखो लिखना है ना तो हमेशा पॉइंट में लिखना, हमेशा पॉइंट में लिखना भाई, तभी मार्क्स मिलेगा। अगर तुम लोग पैराग्राफ वाइज चलोगे माने कि एक पैराग्राफ में लिख लेते हैं फिर दूसरा पैराग्राफ में लिखेंगे तो वैसे में बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, क्या कि हम लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और एनर्जी के कंजर्वेशन को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस फैल सके। सेकंड पॉइंट, हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ लिमिटेड, कि लिमिटेड रिसोर्स जो भी हमारे पास है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। थर्ड क्या है, यूज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल, कि अगर इंडिविजुअल व्हीकल्स आप यूज़ कर रहे हैं तो इंडिविजुअल जो व्हीकल्स है उसको यूज़ ना करें और ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें जो भी सरकार के द्वारा चलाई गई है, क्योंकि उसी तरीके से फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्यूल वगैरह को बचा सकते हो, ठीक है। फोर्थ वन का, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बंद करके रखें जब वो यूज में नहीं है, क्योंकि अभी भी 80% जो इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारे देश का वो कहाँ से बनता है भाई, कहाँ से बनता है, कोयले से बनता है, ठीक है।
कोल से बनता है, तो ये बात याद रखना है हमेशा, ठीक है। इसीलिए स्विच ऑफ कर देना है भाई लाइट, जब आप यूज़ में नहीं है। यूजिंग अ पावर सेविंग डिवाइस यूज़ करो, ज़्यादा ऐसा नहीं ज़्यादा बिजली खाने वाला। एंड यूज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ज़्यादा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, मतलब इन द सेंस कि रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा इंक्रीज हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो आई होप सो 23rd क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसका और में भी क्वेश्चन दिया गया 23rd में 2 क्वेश्चन है, और में किसी एक को चूज करके आप बना सकते हो, तो इसी तरीके से आएगा। तो सजेस्ट एनी 2 बेस, मैं लगभग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टच करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को उसी तरीके से बनाकर रखना है, ठीक है। 2 वेज टू इम्प्रूव द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी, कि 2 ऐसा यूजेस बताइए जिससे इम्प्रूव किया जाए सोलर एनर्जी का यूजेस, ठीक है। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल, कि सोलर पैनल जो छतों पर लगाया जाता है पैनल, उसका कॉस्ट को आप रिड्यूस कर दो। कॉस्ट को रिड्यूस कर दोगे तो क्या होगा, सभी लोग उसे खरीद पाएगा या अपने घरों में लगा पाएगा, तो फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज होगा, सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेशन होगा। यूज एफिशिएंट सोलर मॉडल, कि सोलर पैनल का मॉडल एक एफिशिएंट मॉडल तैयार होना चाहिए सरकार के द्वारा, उसके थ्रू वो गवर्नमेंट तैयार करे और लोगों को प्रोवाइड करे, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके, और वो इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो फिर पावर हाउस में भी भेज सके, है कि नहीं, वो सरकार को भी भेज सके, तो ये बात करना चाहिए। राइजिंग द अवेयरनेस, सबसे कमी जानते हो इसी का है, क्या अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में। अगर हम लोग इसी तरीके से चलते रहें तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन होगा, उसे तो कुछ मिलेगा ही ना, हम लोग पूरा गड्ढे वड्ढे खोद के हम लोग पूरा अपना जो भी रिसोर्स है वो निकाल के सारा काम करते चले जा रहे हैं। इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस, अच्छे तरीके से आके कोई मैकेनिक हो, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई टीवी वगैरह फ्रिज वगैरह लेते हो तुम लोग, तो या टीवी फ्रिज वगैरह वो आसानी से इंस्टॉल करके चला जाता है मैकेनिक, सेम उसी तरीके से होना चाहिए किस पर, सोलर पैनल पर। बाई पैनल विद हाई कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टेइक, मतलब सीपीवी सेल्स वगैरह जिसमें हाई पैनल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए। अवॉइड इंस्टॉलिंग सोलर पावर इन द शेडेड एरिया, और उसे अवॉइड करें जहाँ पर शेड है, जहाँ छाँव है। जैसे मान लो कि ये पेड़ है, तो ये पेड़ है तो पेड़ के छाँव में सोलर पैनल नहीं लगाना है, क्योंकि जब तक धूप नहीं पड़ेगा, जब तक सन का एनर्जी नहीं पड़ेगा, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। इसलिए तो बोला गया इसको सोलर एनर्जी, सन से एनर्जी को प्रोड्यूस करना। आई होप सो इसमें से कोई भी अगर आप 3 पॉइंट लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मार्क्स में। मेरा ये डिस्कशन करने का मतलब ये है कि इससे जो भी रिलेटेड अगर 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया तो आप लोग किस तरीके से इसमें लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 24th क्वेश्चन में जो बताया गया कि इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, की कौन सी ऐसी तरीका है या कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जॉब्स वगैरह इंक्रीज कर सके, कहाँ पर, रूरल एरियाज में आप लोग जान रहे होंगे एमजी नरेगा, है कि नहीं, एमजी नरेगा प्रोवाइड होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, याद रखना। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है रूरल एरियाज में, ठीक है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, रूरल एरियाज में। इसका आप लोग फुल फॉर्म भी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसे याद जरूर करना है, एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, ठीक है, 2003 में से लॉन्च किया गया था एमजी नरेगा, जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जॉब्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता था, कहाँ पर, रूरल एरियाज में। तो क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट और कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मेगा प्रोजेक्ट, न्यू डैम्स वगैरह बनवाने के लिए उसमें कंस्ट्रक्ट करे चैनल्स वगैरह, उसके थ्रू उसके अगर एमजी नरेगा के थ्रू भी किया जा सकता है कि नहीं, गाँव के खेतों में, ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्सरी फैसिलिटी इन द एरिया, की टर्सरी फैक्टर एरिया में, जैसे मान लो कि अगर स्विगी वगैरह पहुंचा दिया गया, जोमेटो वगैरह पहुंचा दिया गया, तो ये सरकार तो नहीं कर सकती है ना, लेकिन सरकार भी अपने तरीके से उसको टर्सरी सेक्टर को पहुंचाकर वहां पर कर सकती है, जिसके थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड हो ये ट्रांसपोर्ट का। टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री एंड सर्विस इन सेमी रूरल एरियाज में, जहाँ पर थोड़ा बहुत पॉपुलेशन है ज़्यादा, वहाँ पर क्या सेमी एरियाज में क्या किया जा सकता है, इंडस्ट्री वगैरह लगाया जा सकता है, ताकि जो एक्सट्रीम रूरल पॉपुलेशन वो भी आके वहाँ काम करके रोजाना अपने घर जा सकें और परिवार के साथ एंजॉय कर सकें। इट इज़ पॉसिबल टू सेट अप अ इंडस्ट्री दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटो, टोमेटो
मतलब ऐसा ऐसा हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, भारत सरकार उन लोगों को सब्सिडाइज कर सकता है, उस प्राइवेट सेक्टर को जो ये सब सारा काम कर सकता है। और साथ ही साथ मोटिवेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि प्राइवेट सेक्टर वहाँ भी जाके वो काम कर सके। बाय प्रमोटिंग अ टूरिज्म, टूरिज्म प्रमोट करो, रीजनल जो है क्राफ्ट इंडस्ट्री है, और न्यू सर्विस लाइक आईटी वगैरह इंट्रोड्यूस करके, टेक्नोलॉजी इंटरनेट का सेवा तो पहुंच ही गया है, तो उसी तरीके से उसको और इम्प्रूव करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात की गई है। ठीक है, तो आई होप सो ये भी क्लियर होगा। ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, पार्ट जो सी होगा वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा कि 2 मार्कर का क्वेश्चन को, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, और 1 मार्कर के, मतलब 1 मार्कर के एमसीक्यूज जो भी हैं वो हम लोगों ने 20 कवर करे, और 21 से लेकर 24 तक कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें 40 वर्ड्स से लेकर अगर बोला जाए 50 वर्ड्स के आंसर्स आप लोगों को लिखने होंगे। तो आई होप सो आप लोगों को मजा आया होगा, और अगर आप लोग धीरज देख के अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर को सुना होगा, तो आप लोगों को बहुत मदद करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने यहाँ 24 क्वेश्चन तो दिया गया है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं ये 40 क्वेश्चन तक आप लोगों को कवर करा है, अगर आप लोग पूरे अच्छे तरीके से देखोगे तो। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा क्लियर होगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, तो अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।